हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत एजुकेटर क्लासेस। सो गाइस, आज हम क्लास 12 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, जिसमें मैं मेनली आपको ये 3 टॉपिक कराने वाला हूँ। फर्स्ट है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस बताऊंगा, और थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं डेफिनेशन बताने से पहले आपको क्लास 11th में ले चलता हूँ और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है वो बताता हूँ। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज स्टडी ऑफ अ सिंगल यूनिट या फिर इट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि हम सब है, हम सब के पेरेंट्स अर्न करते हैं इनकम, वो सब इनकम अर्न करते हैं। अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने पेरेंट्स की इनकम का स्टडी करें, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की इनकम की स्टडी कर रहे हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो हम एक बंदे की स्टडी कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो इसी का उल्टा होती है। मैक्रो इकोनॉमी में आ जाता है लार्ज, यानी अभी जो हम माइक्रो में जो हम कर रहे थे वो एक बंदे की कर रहे थे। अगर हम पूरे इकोनॉमी में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो जितनी भी इनकम अर्न करने जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर हम उन सभी की इनकम के ऊपर स्टडी करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कंसेप्ट पूरा नेशनल इनकम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। तो क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, सबको लेकर चलते हैं। तो ये जो टर्म है मैक्रो, ये कहां से आया है? ये जो टर्म है मैक्रो, ये मैक्रो का जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक से हुआ है। ये ग्रीक टर्म में मिलता है। ग्रीक टर्म होता है जो क्या है, मैक्रोस। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो इस ग्रीक टर्म से हुई है, मैक्रोस। इसका मतलब क्या होता है? इस मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। इसका मतलब होता है लार्ज। इसको हमने ग्रीक से लिया, इस मैक्रो को। अब इस लार्ज को मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे इस्तेमाल किया गया है? इस लार्ज का यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस तरीके से लिया गया है। इस लार्ज को इस तरीके से डिफाइन किया मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल, लार्ज का मतलब। तो अब देखिए जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि इसमें जो भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की इशू को स्टडी करने वाले हैं, वो कौन से लेवल पर होगी, इकोनॉमी एज अ होल। तो इसमें जो भी जितने भी एग्जाम्पल आने वाले हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो टर्म है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिंगल इंडिविजुअल को तो इंडिकेट नहीं कर रहा है। अनएम्प्लॉयड बहुत सारे लोग होते हैं पूरी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयड भी बहुत सारे पूरी इकोनॉमी में लोग होते हैं। तो ये अकेला वर्ड जो है पूरा एक इकोनॉमी एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ऐसी ग्रोथ ऑफ आउटपुट, अभी जो प्रोडक्शन होता है आउटपुट का, पूरी इंडिया में पूरे एक मास लेवल पे प्रोडक्शन होता है। ये भी मतलब जो है इकोनॉमी एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो थर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज। तो इन्फ्लेशन भी जो है इकोनॉमी एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी की स्टेट में जहां पे जो है डिमांड जो है घटने लग जाती है अचानक से। तो इसमें क्या होती है, जो डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कम होने लगती है। ये भी इकोनॉमी एज अ होल रिप्रेजेंट करता है। अब जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट, अगर हमारी इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी दिक्कत आएगी, जैसे अभी करंटली में कोविड आया हुआ है, तो ये जो सब है ये इकोनॉमी एज अ होल, ये मतलब मैक्रो लेवल पर है। अब इसको इस इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए इसके अंदर
गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लेगी, जितनी भी पॉलिसीज मतलब पॉलिसीज बनाएगी, जैसे आरबीआई वगैरह कुछ चेंजेस करती है अपने रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट के अंदर, तो वो ये सब जो इकोनॉमी एज अ होल के तौर पर होगा, और ये गवर्नमेंट मतलब जो है स्टेट ऑफ इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए करेगी। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने यहाँ पर समझाया है। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो करेंगे। तो गाइस जो हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, टोटल 9 बेसिस बनाए मैंने उसके। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए 5 बेसिस एक बार में ले लिए, अगले 4 बेसिस अगली बार में लूंगा। तो जो पहला बेसिस है मीनिंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो हम स्टडी करते हैं उन यूनिट्स की करते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की मतलब स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जो सेकंड बेसिस है वो है टूल्स। इसके अंदर जो टूल इस्तेमाल होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है। यानी कि डिमांड एग्रीगेट मतलब पूरी एक अच्छी खासी डिमांड बड़ी, और ये सप्लाई एग्रीगेट मतलब बड़ी काफी जोड़ी। तीसरा जो बेसिस है वो है बेसिक अजम्पशन। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या अज्यूम करता है कि जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं उनको एक कांस्टेंट अज्यूम करता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे नेशनल इनकम और सेविंग, इसको ये जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है तो इन नेशनल इनकम सेविंग जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स जो होते हैं उनको कांस्टेंट अज्यूम कर लेता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब इसकी स्टडी होती है, जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो ये जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं उनको कांस्टेंट अज्यूम करता है। ये इसका मतलब डिफरेंस है। जैसे कि प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट या फिर डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड, इस तरीके से। जो चौथा बेसिस है वो है इकोनॉमिक एजेंट। अब इकोनॉमिक एजेंट इसमें क्या होता है, इसमें जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो पर्सनल गेन को मतलब जैसे कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, वो अपनी गेन को मतलब कंज्यूमर कैसे करेगा अपने गेन को मैक्सिमाइज, वो सोचेगा कि कोई चीज कितनी सस्ते में मिल जाए। और प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कोई चीज भी जो भी मैं बेचूं वो कितनी महंगा बेच लूं मैं। तो ऐसे वो अपने पर्सनल गेन को सेटिस्फाई करने में मतलब मैक्सिमाइज करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब मैक्रो की बात आती है तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, इनका क्या काम होता है, ये इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते। ये क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर को पूरा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पांचवा जो है अदर नेम। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो गाइज अगले 4 पॉइंट्स में करा रहा हूं। तो गाइज जो अगले 4 पॉइंट है हमारे डिफरेंस के बेसिस माइक्रो एंड मैक्रो में, वो ये है सेंट्रल इशू, मेथड ऑफ स्टडी, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स और एग्जाम्पल। तो सेंट्रल इशू, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है वो क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज होते हैं, वैसे तो मतलब रिसोर्स जो होते हैं वो स्केयर ही होते हैं। किसी भी इकोनॉमी किसी भी कंट्री में चले जाओ रिसोर्स स्केयर होता है। स्केयर मतलब स्कैरसिटी होती है रिसोर्सेज की। तो इसमें क्या होगा कि मतलब जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज द सेंट्रल इशू ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इको। यानी कि रिसोर्स को हम कैसे अलोकेट करेंगे, क्योंकि जो हमारे रिसोर्स है वो तो स्केयर है, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं वो नेवर एंडिंग है एक तो, और ऊपर से जो ह्यूमन वांट्स होते हैं उसके मल्टीपल मतलब जो एक तो मतलब रिसोर्स हो गया वो स्केयर है, ऊपर से हमारे जो ह्यूमन वांट्स है जो हम चाहते हैं वो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होने वाले। ऊपर से जो रिसोर्स होता है उसका मल्टी यूज होता है, रिसोर्स के मल्टी यूज होते हैं। तो इसी तरीके से मतलब जो माइक्रो में उसका जो सेंट्रल इशू क्या हो रहा है कि हम उस रिसोर्स को कैसे अलोकेट करें इतनी जगह। और जो मैक्रो में जो सेंट्रल इशू होता है कि हम जो है एक इकोनॉमी में कितना आउटपुट बनाए और उस इकोनॉमी के अंदर क्या कितना एम्प्लॉयमेंट रखें।
तो डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला है मेथड ऑफ स्टडी। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेथड ऑफ स्टडी जो है, इसमें क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो गाइस जब आप 12th की इकोनॉमिक्स के बाद आगे जब अगर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करोगे तो उसमें आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम भी पढ़ने को मिलेगा। तो जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है ये माइक्रो के अंदर होता है, और जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है ये मैक्रो के अंदर होता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है? जब आप आगे पढ़ोगे तो देखो जितनी भी मार्केट होती है उसमें कमोडिटी मार्केट होती है, लेबर मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होती है कि किसी एक मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने मान लिया कि जो है कमोडिटी मार्केट में जो है इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन होगी कि जो बाकी की दो मार्केट है, कैपिटल और दूसरी जो मार्केट है, उन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। उन्हें मतलब कांस्टेंट रखते हुए मतलब जो कमोडिटी मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम है, तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है। इसमें क्या होगा जनरल इक्विलिब्रियम में कि तीनों मार्केट में एक साथ इक्विलिब्रियम होगा। इसमें क्या था, दो को कांस्टेंट रख के एक में इक्विलिब्रियम, इसमें क्या है तीनों में एक साथ इक्विलिब्रियम। अगला है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स इसके अंदर क्या आएगा, अगर जो है माइक्रो के अंदर है, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, ठीक, अगर मैं स्पेंडिंग अपनी जो मैं एकदम कम कर दूं और अपनी जो सेविंग है उसको बढ़ाता जाऊं, तो ये जो मेरी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी में और ऐड करेगा, मतलब मेरे लिए इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन क्या होगा कि अगर यही तरीका पूरी इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं सब लोग आजमान लें, तो ऐसे में क्या होगा, मान लिया कि मतलब जो है मैक्रो में फिर क्या होने लगेगा, अगर सभी लोग सेविंग जो है इंक्रीज करने लगेंगे और जो स्पेंडिंग है कम करने लगेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम हो जाएगी, और डिमांड अगर कम होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, जब प्रोडक्शन होता है तो मतलब इसका मतलब वहां पे बंदे काम कर रहे थे तो उनको मतलब अब रोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या होगा, सभी लोग अगर सेविंग करना चालू कर देंगे तो पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, सब चीज बिगड़ जाएगा, एकदम उथल पुथल हो जाएगा। जैसे कि देखो सबने सेविंग स्टार्ट कर दी तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गई, उससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई, उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया, फिर उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी कम हो गया, तो पूरी इकोनॉमी का सिस्टम बिगड़ गया। अगला जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और इसका है नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जो हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सेविंग, आउटपुट ये सब पढ़ा, अब इन सब वेरिएबल का क्या करेगी गवर्नमेंट, इन सब का यूज करेगी, इन सब का यूज करके क्या बनाएगी, पॉलिसीज बनाएंगी ताकि क्या हो सके, उस कंट्री का ग्रोथ हो सके, उसकी डेवलपमेंट हो सके। तो इन सब वेरिएबल्स का यूज करके इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब इन सब वेरिएबल्स का जैसे आउटपुट और इन सब का यूज करके पॉलिसीज बनाएगी, और वो पॉलिसीज ग्रोथ और डेवलपमेंट में उस कंट्री की हेल्प करेगी। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो स्टेबल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसी नहीं होनी चाहिए उथल पुथल। अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है उथल पुथल होगी तो जो फॉरेनर्स होते हैं, एफडीआई वगैरह, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएंगे। जैसे कि हमारी एक पड़ोसी कंट्री है उसमें कुछ ज्यादा ही उथल पुथल होता रहता है, तो इस चीज को, किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसीज जो हमारी आरबीआई के थ्रू बनाई जाती हैं, मनी डिमांड को मतलब कम ज्यादा करके, मनी सप्लाई को कम ज्यादा करके, और जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है उसमें वो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो सब्सिडीज वगैरह होता है इनको कम ज्यादा करके मतलब कंट्रोल करती है, तो इससे वो इकोनॉमी को
स्टेबल करने की कोशिश करती है। तीसरा पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। इसमें मतलब क्या होता है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हम मेन रीजन जान पाते हैं इसके अंदर, मतलब जो टूल्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं उनका यूज करके हम जो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीजन क्या है उसको समझ पाते हैं। और उस रीजन मतलब जो भी प्रॉब्लम, जिस भी कारण से मतलब जो है प्रॉब्लम आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको सॉल्व करने का तरीका भी मतलब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स को यूज करके ढूंढ लेते हैं। अगला है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो होती है कोई भी गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाती है, लेकिन वो जो पॉलिसीज और प्रोग्राम के साथ जो आएगी, मतलब जो बनाएगी गवर्नमेंट, वो किस तरीके से बनाएगी, वो उस कंट्री की जो बेसिक नीड्स क्या है, उस कंट्री की नीड्स को मेन मतलब माइंड में रखते हुए वैसी पॉलिसीज बनाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ये रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये होता है। अगला है प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो अब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें भी हेल्प करेगी, जो मतलब पोवर्टी किस वजह से हो रही है, मतलब क्या रीजन है, मतलब पोवर्टी मतलब जिस भी रीजन से हो रही है उसकी स्टडी करेगा ये, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्यों हो रहा है उन सब के बारे में पता करेगा, और जो है उसका भी सॉल्यूशन हम इसमें जान पाएंगे। तो गाइज आज के लिए यही था। अब जो आगे करना है वो आपको करना है। तो गाइज आपको ये करना है। तो गाइज मैं इसी तरह की और भी आगे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आगे नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, इन सबको, मनी एंड बैंकिंग, मतलब आपका पूरा सिलेबस, और उसके बाद फिर आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स, और मैं उसी बीच में मतलब जो क्लास 11th की भी इकोनॉमिक्स को लेकर के आऊंगा, और 11th की जो माइक्रो है और स्टैट्स है वो पूरा कवर करूंगा। तो गाइस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।